कहाँ तक पढ़ा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम आपको क्या करा रहे थे, सुनिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कुछ बातें बताई थी आपको, क्लियर। ये एक तरीके की कैसी है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है जो कि कहां से ओरिजिनेट हुई है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व से। अगर न्यूक्लियर इन्वॉल्व से बोलेंगे तो कौन सा, इनर वाला या आउटर वाला, आउटर न्यूक्लियर इन्वॉल्व से मिलती है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि अगर जो नजदीक पाए जाते हैं उनको हमने क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूर पाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। On the basis of presence and absence of ribosomes, राइबोसोम की बेसिस पर हम इनको डिवाइड किए थे रफ और स्मूथ, ठीक है। फिर जिसके पास हमारे पास सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते थे उन्हें क्या बोलते थे, रफ अपीयरेंस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके सरफेस पे नजर नहीं आते तो उन्हें क्या बोलते थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने कुछ बातें बताई कि फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ एंजाइम सिंथेसिस में भी मदद करता है, क्लियर। एंजाइम सिंथेसिस का मतलब क्या है कि ये एक्टिव साइट होती है किसी भी प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस के लिए, क्लियर। उसके आगे कुछ नहीं है। अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हेडिंग डालते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना रहा हूं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना रहा हूं, क्लियर। यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते थे, यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते थे, यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते थे, इसलिए इनका नाम क्या होता था, RER, ठीक है। इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं पाया जाता था, इसलिए इनका नाम क्या होता था, SER होता था, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट कहाँ पे है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस या फिर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो लिखेंगे प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, प्रेजेंट away from the nucleus, away from the nucleus, clear। डेट इसके फंक्शन पे आ जाते हैं, क्लियर। किसमें, इनके फंक्शन पे। तो ये आते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ SER, फंक्शन ऑफ SER। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं कि हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, लिपिड की सिंथेसिस में। तो लिखेंगे इट हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस कॉमा स्टेरॉइड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फॉस्फेट सिंथेसिस, क्लियर। किसकी सिंथेसिस करता है बताइए, पहली बात लिपिड्स की, फिर उसके बाद किसकी, स्टेरॉइड की, फिर उसके बाद किसकी, फॉस्फेट की, फिर उसके बाद किसकी, ग्लाइकोजन की, इन सबकी सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये कौन सिंथेसिस कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, क्लियर। यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल्स के अंदर, क्या बोला, प्लांट सेल्स के अंदर अगर स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है तो उसको हम स्फेरोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर नोट डाल करके लिख लेते हैं एक रिमार्क। इन प्लांट सेल lipid and steroid are synthesized by
synthesized by spherosomes, synthesized by spherosomes. क्लियर? अच्छा, अब तक ये लिपिड्स, स्टेरॉइड, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। समझ में आ गई बात? यानी यहाँ पे लिपिड्स, सिंथेसाइज, स्टेरॉइड, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन किसके अंदर होता है? इन एनिमल। क्लियर? और प्लांट सेल्स के अंदर यही लिपिड्स और यही स्टेरॉइड कौन सिंथेसाइज करता है बताइए? स्फेरोसोम। ठीक है, काम एक है बट नाम अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट हेल्प्स इन, आगे फंक्शन भी। ठीक है, दूसरा फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। Detoxification of drugs, alcohol and metabolites. Drugs, alcohol and metabolites by liver cells, by liver cells, by की जगह पे इन liver cells लिखिएगा, इन liver cells by smooth endoplasmic reticulum, by smooth endoplasmic reticulum with the help of अंडरलाइन करके लिखेंगे, साइटोक्रोम P450। 5 स्टार लगा कर लिख लीजिएगा, ये पूछा गया आपसे। क्लियर? साइटोक्रोम P450। हो गया? हमें बताइए प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हमें बताइए कि लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ होती है एनिमल सेल्स के अंदर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ होती है प्लांट सेल्स के अंदर? स्फेरोसोम। ठीक है, स्टेरॉइड की सिंथेसिस इन एनिमल सेल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यही अगर हम बात बोलेंगे किसके लिए? प्लांट सेल्स के लिए, तो स्फेरोसोम। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, लग गया झटका ना? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कहाँ होती है? लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ कराओगे? अपनी बेसिक चीज भूल जाते हो हार्ड के चक्कर में। आप लोग ज्यादा हार्ड पढ़ने के चक्कर में इजी वहां तक ध्यान ही नहीं गया होगा किसी का ना? हाँ, किसी का गया था? हाँ, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट बाय क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय क्लोरोप्लास्ट ना? यहाँ पे हमारा खत्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक किसी को तकलीफ हो तो पूछ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा खत्म होता है। क्लियर? जाते जाते पॉइंट लिख लेते हैं ना, सुनते जाते हैं। कॉमन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ना तो ये रफ की बात हो रही है ना तो स्मूथ की बात हो रही है। ठीक है, सुनते जाते। हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं is made up of
three component clear endoplasmic reticulum is made up of three component clear number 1 सिस्टर्नी नंबर 2 ट्यूब्यूल नंबर 3 वेसिकल लाइन बाय लाइन से लिखिए नंबर 1 सिस्टर्नी नंबर 2 ट्यूब्यूल नंबर 3 वेसिकल समझा अब सुन लीजिए इधर ध्यान से मैं बोल रहा हूँ इधर देखिए ये दोनों इसमें सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल आर मोर एबंडेंट इन RER क्या मैं बोल रहा हूँ सिस्टर्नी इन RER क्लियर कौन कौन से लोग सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल आर मोस्ट एबंडेंट RER में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बताइए क्या पाया जाता है सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल पाया जाता है ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स आर मोर एबंडेंट इन SER क्लियर यानी इन SER क्लियर ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स आर most abundant क्लियर जल्दी ये पूछा गया है क्लियर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये PYQ में आपको मिलेगा ये मिलने की संभावना है क्लियर हो गया यहाँ तक किसी को तकलीफ आगे से लॉ ऑर्गेनल में जाए नेक्स्ट से लॉ ऑर्गेनल क्या है गॉल्गी बॉडी इट इज अ गॉल्गी बॉडी क्लियर लिख लिया था आप लोगों ने सुन लीजिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास गॉल्गी बॉडी ट्यूब्यूल हाँ यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ट्यूब्यूल दोनों में सबसे ज्यादा होगा ठीक है सुनते जाइए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसकी गॉल्गी बॉडी की पहली बात तो इनकी डिस्कवरी के बारे में पूछा गया था ठीक है तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्गी किसने डिस्कवर किया था हाँ तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए डिस्कवर्ड बाय discovered by Camillo Golgi in 1898 in 1898 कब की बात बताइए 1898 by impregnation method ये अंडरलाइन करती है क्लियर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बताइए सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड इनमें सिल्वर नाइट्रेट यूज किया था इन्होंने क्लियर
जिसकी मदद से इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाएंगे। क्लियर? अब समझ गए? इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एक ये सेल है, ये हमारे पास कोई एक सेल है। सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस में पड़ा है। ये न्यूक्लियस वगैरह है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या पाएंगे, RER, यहाँ पे क्या पाएंगे, SER। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यही हमारा क्या है, गॉल्गी बॉडी। यही हमारा क्या बताइए, गॉल्गी बॉडी। क्लियर? अब ध्यान से हमें ये सुनना है कि गॉल्गी बॉडी के अंदर कुछ हमें ये कॉन्केव स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है कि इनके अंदर गॉल्गी बॉडी के अंदर कुछ दो तरीके के पोल पाए जाते हैं। कितने तरीके के? ये जो इस तरीके का पोल पाया जा रहा है इसको हम सिस पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉन्वेक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पोल। ठीक है? या फिर इनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग जोन। इनको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग जोन बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इनको हम ट्रांसपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इनके अंदर सिस पोलैरिटी और ट्रांस पोलैरिटी भी पाई जाती है। क्लियर? और इनके पास यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर, कॉन्केव नजर आते हैं, ये कॉन्केव दिखाई देता है, कॉन्केव पोल बोलते हैं। क्लियर? या तो फिर इनको हम बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, यानी मैच्योर हो रहे हैं, यानी मैच्योरेशन जोन इनको हम बोलते हैं। क्लियर? यानी इनके अंदर क्या पाया जाता है, हम आपको साफ साफ समझाने जा रहे हैं कि जितने भी गॉल्गी बॉडी होते हैं इनके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोलैरिटी पाई जाती है। और किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर आप पोलैरिटी नहीं नजर देखेंगे। इनके अंदर सिस एंड ट्रांस पोलैरिटी के साथ साथ एक टर्म आता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। 5 स्टार लगा करके लिखिएगा। ठीक है? ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है हम आपको समझाएंगे बाद में। क्लियर? यानी इनके अंदर पोलैरिटी के साथ साथ जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी पाया जाता है। सेकंड पॉइंट हमें ये भी बात याद रखना है कि जितने भी गॉल्गी बॉडी होते हैं ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, यानी फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक नजर आ रहे हैं। क्लियर? यानी ये सिक्का भी सिस्टर्नी ही कहलाता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर भी कैसा कहलाता है, सिस्टर्नी ही कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, कौन सी पोल कहाँ पे पाई जाती है, सिस पोल कहाँ पे पाई जाती है, ट्रांस पोल कहाँ पे पाई जाती है। क्लियर? यहाँ से मटेरियल अगर कोई भी बन रहा है तो यहाँ से पहले रफ एंडोप्लाज्मिक से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से लास्ट में छोटे छोटे वेसिकल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं बताइए? इनके पास छोटे छोटे वेसिकल होते हैं। ये वेसिकल्स इन्हीं के अंदर पैकेट के फॉर्म में जाएगा और इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज होने के बाद ये यहाँ पे बनेंगे, इसलिए हमने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग जोन। ठीक है? उस मटेरियल का बनना होगा और मटेरियल जब भी बनेंगे ये एक दूसरे से एक के पास पहुंचेगा, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, इनके पास यहाँ पहुंचेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये भी बात याद रखना है कि जो दोनों डिस्क हैं आपस में कभी भी जुड़े नहीं होते। क्लोज प्रॉक्सिमिटी शो तो कर रहे हैं बट कभी भी चिपके नहीं होते। समझ आ रही है मेरी बात? यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके के होंगे। ठीक है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो कर रहे हैं बट क्या ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से? नहीं। यही बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी पोलैरिटी एक दूसरे के साथ कभी भी चिपकेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारे पास ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या डिस्क शेप इतने आपस में चिपके होते हैं कि मटेरियल ऐसे क्रॉस कर जाता है। नहीं, मटेरियल को ले जाने का काम वेसिकल से ही करेगा। ठीक है? वेसिकल से ही फ्यूज होगा। जो भी मटेरियल भरे जाएंगे वेसिकल्स के अंदर ही भरे जाएंगे, कभी भी एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। क्लियर?
बनाइए पहले डायग्राम। हो गया, चलिए कुछ लिख देते हैं जल्दी पॉइंट। अब सुन लीजिए, गॉली बॉडी के बारे में जल्दी कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? कहाँ पे लिखे थे? कल अभी डिस्कवरी के बारे में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखेंगे। गॉली बॉडी है सिस ट्रांस पोलैरिटी। गॉली बॉडी है cis trans polarity। Golgi body है cis trans polarity as well as zone of exclusion। cis trans polarity as well as जोन ऑफ एक्सक्लूजन। हम आपको समझा रहे हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है। क्लियर? सुनते ध्यान से, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है। आप ध्यान से देखिएगा, गोल्गी बॉडी के चारों तरफ किसी भी तरीके का सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता एक्सेप्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि वो एरिया गोल्गी बॉडी का जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा कोई और सेल ऑर्गेनल नजर नहीं आता, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी हमारे पास जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होगा? एरिया अराउंड द गोल्गी बॉडी वेयर ऑल सेल ऑर्गेनल are absent except SER। क्लियर? गोल्गी बॉडी का वो एरिया जहां पे सभी तरीके के सेल ऑर्गेनल क्या हो, एब्सेंट हो, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो बताइए? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो। क्लियर? अब सुनते जाए दूसरा पॉइंट। गोल्गी बॉडी का ये वाला एक एरिया है, ये वाला एक एरिया, ये एक वाला पार्ट, किसी एक पार्ट को हम उठा करके देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाम जैसे बताइए, सिस्टर्नी। यानी एक तरीके का फ्लैट डीसी शेप है। कैसे शेप का है बताइए? तो लिखेंगे Golgi body are made up of flat disc shaped structure called as cisternae। उनको क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी नाम देते हैं। ठीक है, और कई सारे सिस्टर्नी जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? यानी ये जो फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक पॉइंट है, इनके चारों तरफ इस तरीके के अरेंजमेंट लगेंगे, इसको कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट बोलते हैं। इस ऐसे अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं बताइए? कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट जो होगा सिस्टर्नी का, वही आगे चल करके एक तरफ हमारे पास क्या बनाता है? कॉन्केव, और एक तरफ क्या बनाता है? कॉन्वेक्स पोल बनाता है। ठीक है,
तो यानी सिस्टर्निक होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है, क्या बोला, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी, concentric arrangement of cisternae form convex and concave pole। यही जो हमारे पास सिस्टर्नी का अरेंजमेंट है कॉन्सेंट्रिक, एक तरफ क्या बनाएगा बताइए, एक तरफ हमारे पास कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा और एक तरफ कॉन्केव बना लेगा। जो जहां की तरफ अंदर की तरफ धसी है उसको हम क्या बोल देंगे बताइए, कॉन्वेक्स बोल देंगे। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बताइए, कॉन्केव पार्ट कहलाएगा। क्लियर? यानी ये सिस्टर्नी का जो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है, ये एक तरफ क्या बनाता है गोल्गी बॉडी को, एक तरफ कैसा अरेंजमेंट बताता है, ये एक तरफ कॉन्केव बोल देता है, बनाता है, और एक तरफ क्या बनाता है बताइए, कॉन्वेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। क्लियर? और यही जो अरेंजमेंट लगातार बन रहे हैं, तो यही हमारे पास सिस और ट्रांस की बात करेंगे। क्लियर? सेकंड बेटा है क्या, देखिए सेकंड सिस कॉन्वेक्स से लिखते हैं, कॉन्वेक्स सही है ना, कंफ्यूजन मत करो, ठीक है, अपने आप से हो जाओ, अभी हमें कर दो। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि सिंपल सा तरीके से याद कर लीजिएगा, न्यूक्लियस के नजदीक जो पहले सबसे पहले इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले आए वही सिस वही कॉन्वेक्स। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टर्नी के बारे में, हो गया उनकी अरेंजमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्या सुनने देना, जितने भी गोल्गी बॉडी हैं उनके पास क्या होता है कि कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। कभी कभी आपसे ना संख्या पूछ लेगा सिस्टर्नी कितने होते हैं, ठीक है, तो कई जगह पे 4 to 16 भी होंगे। क्लियर? कभी कभी इनके नंबर पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में नंबर लिखा है क्या, लिखा है, नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर के बारे में लिखा है, कितना 5 मीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, क्वालिफाइड है उसके लिए भी रहने देते हैं। ठीक है, हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, इनके फंक्शन की बात कर रहे थे। हमने आपसे कहा था कि गोल्गी बॉडी हमारे पास पैकेजिंग सेंटर होते हैं। कैसे सेंटर होते हैं, पैकेजिंग के सेंटर होते हैं, मॉडिफिकेशन के सेंटर होते हैं, टैगिंग के सेंटर होते हैं। यानी जो भी मटेरियल बनते हैं उनको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है बताइए, गोल्गी बॉडी। उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी, डायरेक्टर भी होते हैं। क्लियर? फिर उनको ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उनकी टैगिंग करना। टैगिंग करने का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है कि हर जगह खाना पीना सब एक जैसा ही बनता है, टैग लग जाता है, जोमेटो, स्विगी, मोती महल, ये महल, हर जगह का अलग अलग लग जाता है। ठीक है, हर जगह की बिरयानी वैसे ही होती है, एक लगा देते हैं टैग कि ये यहाँ बिरयानी है, वहाँ बिरयानी, कोई कहीं बिरयानी नहीं है, बनाने का तरीका सबका एक ही होता है। क्लियर? टैगिंग का ही सेंटर है। क्लियर? टैगिंग क्या है कि एक अपनी ब्रांड वैल्यू अगर बनानी है तो वो टैग लगाते हैं, ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, यानी ये टैग करता है और ये क्या है, पैकेजिंग करता है। क्लियर? तो ये सारे के सारे फंक्शन किसका है बताइए, गोल्गी बॉडी का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इट इज द सेंटर ऑफ फंक्शन, लिख रहे हैं ना, इसके गोल्गी बॉडी के फंक्शन लिख रहे हैं, तो लिखेंगे सेंटर ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ पैकेजिंग। अच्छा, पैकेजिंग कहाँ होगी, सिस पोल पे या ट्रांसपोर्ट में? सिस पोल पे तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कहाँ होगी, लिख लेंगे एट ट्रांसपोर्ट।
क्लियर? पहला फंक्शन क्या समझे आप? पैकेजिंग एट कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट। क्लियर? इसी बात पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल। एग्जाम्पल लिखेंगे ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल। क्लियर? ज़ाइमोजेन क्या है? ज़ाइमोजेन एंजाइम के पैकेट है। किसके पैकेट है? यानी ये जो एंजाइम के पैकेट हैं, एंजाइम्स के पैकेट हैं। क्लियर? ये कहां से सीक्रेट किए जाएंगे बताइए? सीक्रेटेड फ्रॉम, सीक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। कौन सीक्रेट करेगा? गोल्गी बॉडी। जल्दी करिए। हो गया? अच्छा देखिए दूसरा पॉइंट, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम्स को भी बनाता है। ठीक है? तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हमारे पास, ये भी तो एंजाइम्स इनके अंदर भी तो पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है? इनके पास कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं बताइए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है? इसको कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। ऐसे ट्रांसपोर्ट कहाँ बनता है? ट्रांसपोर्ट पे बनता है। हो गया? अब सुनते हैं, कभी भी गर्ल का नाम सुना है? गर्ल का नाम सुना है? कहाँ सुना है? अरे हम ही लोग तो हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी जगह सुना है। इस गर्ल के नाम की बात कर रहे हैं। क्लियर? सुनते जैसे गर्ल का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। जी का मतलब होता है गोल्गी बॉडी, एक होता है एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, एक होता है लाइसोसोम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ध्यान सुनिए। पूछा गया था वो क्वेश्चन ही लिखा है ना, पहले ये कर लीजिए। हो गया? सुन लेना, क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे। Girl is associated with आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? गोल्गी बॉडी। बोलिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? Girl is associated with Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosomes, all of these. आंसर क्या होगा? All of these Golgi body. चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्या आंसर होगा? कंफ्यूज हो गया ना? अब क्या आंसर होगा? इससे क्या पता चलता है कि गर्ल न तो लाइसोसोम से है न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है, किससे एसोसिएटेड है? बहुत बढ़िया। गर्ल का नाम सुनते ही तुरंत गॉल्गी बॉडी पे आइएगा, आंख बंद करके, और इधर उधर भटकिएगा बस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ना जाइएगा। क्लियर? इसका है उसी को नहीं पता चल पा रहा है। हो गया? अब एक्चुअल में गर्ल है क्या वही आप बता देना। डेट डालते हैं गर्ल में, ठीक है? सिंपल सा डेफिनेशन पूछा गया। क्लियर? गर्ल क्या है? गर्ल इज अ रीजन ऑफ गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी की वो जगह जहाँ पे लाइसोसोम्स बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? समझाएगा? तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? इट इज अ रीजन ऑफ गॉल्गी बॉडी वेयर lysosomes are synthesized। गर्ल क्या होता है? एक तरीके का ऐसा रीजन है किसका? गॉल्गी बॉडी का, जहां पे लाइसोसोम्स बनते हैं। क्लियर? यानी ये ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं ना लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं, कहीं पे नहीं पाए जाते। ठीक है? वो पाए जाते हैं कहां पे? गॉल्गी बॉडी में। क्लियर? पहला फंक्शन खत्म होता है। ठीक है? ये पैकेजिंग सेंटर है। दूसरा फंक्शन लिखिए, आगे बढ़िए, बढ़िए, आ गया। दूसरा फंक्शन देखेंगे, गॉल्गी बॉडी इज सेंटर ऑफ modification and
क्लियर? मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग, यानी मॉडिफाई करने का काम करता है। किसका काम करता है बताइए? मॉडिफाई। क्लियर? हमारे पास जितने भी गोल्जी बॉडी होते हैं वो किसी भी मटेरियल के मॉडिफिकेशन और टैगिंग सेंटर कहलाते हैं। क्लियर? यानी किसी तरीके का अगर मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है? थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बनाएंगे। क्लियर? इसलिए कई बार बदनाम होता है, इसको कहा जाता है ब्यूटी पार्लर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ। समझ सकते ब्यूटी पार्लर में क्या होता है ना? हाँ, यानी कितना भी खराब से खराब मटेरियल जाएगा, बाहर निकलेगा एकदम अच्छा ही लगेगा। क्लियर? यानी जो काम ब्यूटी पार्लर का होता है वही काम इनका होता है। क्लियर? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ब्यूटी पार्लर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। क्लियर? लड़कियां कभी ब्यूटी पार्लर करती तो नहाती धोती नहीं है 2-3 दिन तक। ठीक है? क्योंकि ब्यूटी बिगड़ जाती है ना, और हम लोग सलून से आते हैं पहले नहाते ही नहाते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ डायरेक्टर ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट। डायरेक्टर ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेलुलर ट्रांसपोर्ट का ये डायरेक्टर है, यानी किस मटेरियल को कहाँ जाना है वो कौन लेकर के जाएगा, डायरेक्शन देगा, गोल्जी बॉडी ही डायरेक्ट करता है। ठीक है? हो गया? फोर्थ पॉइंट, इनके पास क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं और ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स पाई जाती है गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है? जिसकी वजह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन अगर बनती है कहीं पे तो कहाँ बनती है? गोल्जी बॉडी। ये सब चीजें आपको बताया जाएगा, तभी आपको इसको जब पढ़ाया जाएगा उनकी जो कवरिंग होती थी, गैलिया उसको बोलते थे, वो भी गोल्जी बॉडी बनाती थी, एक्रोसोम के ऊपर पाई जाती थी। याद आ रही है? वो भी गोल्जी बॉडी ही बनती है। हो गया? चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है। हमें ये बताइए, अगर कोई भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है उससे अगर प्रोटीन पार्ट जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर यही कार्बोहाइड्रेट हमारे लिपिड पार्ट से जुड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? ग्लाइको लिपिड कहलाएगा। क्लियर? जल्दी करिए।
इनेमल एंड स्पोरोपोलिन कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी ही बनाता है, ठीक है। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल्स, ठीक है। स्पोरोपोलिन क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सबसे हार्डेस्ट है, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट दोनों। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन लिखें, लास्ट फंक्शन। सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस कौन करता है? गोल्गी बॉडी। सेल वॉल मटेरियल बताइए कौन सा है, बताइए। सेलुलोज, दूसरा हेमी सेलुलोज, तीसरा बताइए पेक्टिन, तीसरा नेक्स्ट लिग्निन, ठीक है। नेक्स्ट गैलेक्टेंस, मैनेंस, चलो लिखना नहीं चाह रहे लेकिन लिख दिया। और 50 सुग्रीन प्रोटीन, बोलेगा सही है। चल भाई तू बता, सेलुलोज कौन बनाता है? सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन, बोलिए। हेवी सेलुलोज से लेकर के गैलेक्टिन एंड मैनेंस की बात करते हैं, ये कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी, ठीक है। क्यूटिन एंड सुब्रीन, स्पेरोजोम, प्रोटीन, कुछ बातें याद आ रही हैं? जल्दी करिए। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ बट आपको याद नहीं आ रही होगी, है ना। ओके, पीछे तक नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे आ जाओ। बस क्या आगे जगह तो खाली है। सही बोल रहे तुम भी आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम जो चश्मा लगाया रोहित सर के पक्के चेहरे लग रहे हो तुम। हाँ रोहित सर को जब देखना होगा चश्मे के नीचे से देखेंगे, फिर वैसे चश्मा लगा लेंगे। दिखा नहीं सर, जब बात कर रहा होगा ना ऐसे देखेंगे, वो भी ऐसे ही कर रहा है। जब देखना हो तो चश्मा हटा लेगा, फिर चश्मा लगा लेगा। हो गया, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। वेट नहीं कर सकते, है ना, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कुछ बातें नहीं, अभी कुछ बातें नहीं। अभी फंक्शन को ही नहीं लेकर, कितना फंक्शन हो गया?
क्या हो गया तमाम। ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। किसमें मदद कर रहा है? गोल्गी बॉडी, ठीक है क्लियर। कोई भी मटेरियल मान सकते, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मटेरियल सबसे पहले किसके पास आएगा? मान लीजिए RER के पास कहाँ आएगा? SER से कहाँ जाएगा? गोल्गी बॉडी के पास आएगा। क्लियर। गोल्गी बॉडी क्या करता है? इनको ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पे ये ट्रांसपोर्ट करता है, अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये जाइमोसेल के पास जाएगा, क्या लेकर के? एंजाइम उसकी पैकेट लेकर के, ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शन आराम से चलता रहे। क्लियर। ये जाएगा हमारे किसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लेकर के जाएगा। किसके पास लेकर के जाएगा बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? ये सिंथेसाइज मैक्सिमम जो प्रोटीन वगैरह होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाती है। क्लियर। फिर उसके बाद जाएगा वेक्यूल के पास, लाइसोसोम के पास, अलग अलग लेकर के जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ लेकर के जाएगा? वेक्यूल के पास, और ये कहाँ लेकर के जाएगा? लाइसोसोम। ये अलग अलग जगह लेकर के जा रहा है क्योंकि यही डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताइए? ये अगर डायरेक्शन दे रहा है तो ये क्या हुआ? डायरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। इसलिए गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हो गया। कौन जाइमोसेल एंजाइम्स के पैकेट। हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं। अब बातें कुछ नोट डाल करके लिख लेते हैं। समझा? क्लियर। जो स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो गोल्गी बॉडी के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी को करता है, बट कभी भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर। हमने ये कहा कि एकदम सटे होंगे, ठीक है, बट कभी भी चिपके नहीं होंगे। क्लियर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिमार्क में लिखेंगे।
सुनते ध्यान। ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ से कोई भी मटेरियल यहाँ से गया, अब इनके पास क्या होगा, गोल्गी बॉडी होंगे। ये गोल्गी बॉडी है, क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स जाएंगे, ये कहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं बताइए, सिस पोल या ट्रांसपोर्ट से, सिस पोल से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं बहुत पतली हैं, इसलिए वो आराम से फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यही लिखवाया है कि स्मॉल साइज के वेसिकल से रिलीज होते हैं, कहाँ से, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये फ्यूज होते हैं किससे बताइए, सिस पोल ऑफ गोल्गी बॉडी से। और जहाँ की वॉल ऑफ सिस पोल क्या दी गई, ठीक, जल्दी करिए। और अगर एक गोल्गी बॉडी की इनकी डायमीटर की बात करेंगे, जो डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी की बात करते हैं, ठीक है, तो सिस्टर्नी की जो डायमीटर होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर, इसलिए बहुत पतली होती है। हो गया, हेड आते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देख लीजिए, सेल ऑर्गेनेल में commonly in slime molds and न्यूरोस्पोरा। जल्दी करिए, इतना पढ़ समझ में आया। इनकी जो टर्म और डिस्कवरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। टर्म गिवन बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे, हम लोग इनको दुबे साहब बोलते थे, नहीं याद हो पा रहा था, दुबे दुबे बोलते थे। पूरा नाम क्या था इनका, कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे, क्लियर, नहीं पूछा जाएगा, क्लियर। सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन कुछ करते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट, नंबर 2 एनिमल्स, नंबर 3 बैक्टीरिया, नंबर 4 न्यूरोस्पोरा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। Lysosomes are absent in plant, animals, growth, none. Clear? Lysosomes absent in, अब बताइए आंसर क्या होगा,
लाइसोसोम्स absent in plant animals both या none प्लांट। ठीक है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हमने बोला आल्सो का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो पाया जाता होगा, कहीं कहीं एब्सेंट होता है। क्लियर? आल्सो में मतलब है कि उनको सांत्वना दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर भी कई कई जगह देखने को मिलता है, मैक्सिमम जगह क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर? ये सब के सब पीवाईक्यू है। क्लियर? और आंसर ये माना गया है, वो हम बताएंगे। चलिए इसी बात पे एक और लिख लें। लिखिए लाइसोसोम्स absent in फाइटोमाइसिटी। अब तो पता चल गया होगा, कुछ ही लोअर पंजाबी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनते नहीं लिख पाते आएगा नहीं। ठीक है, सुन लीजिए। अब हमारे पास आता है कुछ पॉइंटर लाइसोसोम के बारे में सुनिए। लाइसोसोम्स क्या होता है हमारे पास, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ध्यान सुनिएगा, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इनके पास क्या पाए जाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इनके पास कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के पास हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कैसी एंजाइम्स पाई जाती है बताइए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती है। क्लियर? और यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक तरीके की डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। कैसी एंजाइम है बताइए, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये क्या करते होंगे, डाइजेस्ट करता होगा कि नहीं करता होगा। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करती है, ये हेल्प करती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में। किसमें मदद करती है बताइए, हेल्प इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये किसमें मदद करती है बताइए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद कर रही है। क्लियर? अब सुनते रहिए। इनके पास क्या होता है कि कोई भी अगर फूड मटेरियल अगर इनके पास आए, तो ये मटेरियल क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ इस तरीके की मटेरियल बनाती है। क्लियर? और यहाँ पे ये मटेरियल इनके पास आ जाएगा, और ये मटेरियल इनके यहाँ से इनके पास आ जाएगा। ये मटेरियल इनके पास आ जाएगा। क्लियर? ये मटेरियल के ऊपर ये क्या होंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। क्लियर? और ये हमारे पास सेल्स के अंदर जो भी पाए जा रहे हैं, ये सब के सब क्या है, मैट्रिक्स है। ये सब के सब क्या है बताइए, इनके पास मैट्रिक्स पाए जा रहे हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि जैसे ही ये डाइजेस्टिंग एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करेगा, तो इनको तोड़ेगा एकदम सिंपल फॉर्म में, यानी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड होगी। ये कैसे थे बताइए, जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल थे, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ये किस मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, ये छोटे छोटे मटेरियल्स में तोड़ेंगे।
इसमें थोड़ी बताइए, ये सिंपलर फॉर्म में इनको तोड़ दिया, सिंपल फॉर्म में इनको क्या किया इन्होंने, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होता है कि ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक ऐसे एंजाइम जो तो सिंपल फॉर्म के हैं और एक ऐसे हैं जो टूट नहीं पाए हैं। जो टूट नहीं पाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड। एक अनडाइजेस्टेड। और ये मटेरियल कैसे होंगे बताइए? डाइजेस्टेड। जो डाइजेस्टेड मटेरियल होंगे वो हमारे सेल के अंदर क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी डाइजेस्टेड हुए ये एब्जॉर्ब हो गए इन सेल। सेल्स के अंदर क्या हो गया बताइए? एब्जॉर्ब हो गए। क्लियर? और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपको नजर आए, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आए वो बाहर की तरफ फेंक दिए गए। हुआ कि नहीं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन? सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना है कि इनके मैट्रिक्स के अंदर कई सारे एंजाइम्स के ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स के ग्रुप। बेसिकली 4 एंजाइम्स के ग्रुप पाए जाते हैं। मैं ग्रुप का नाम 4 दे रहा हूं। नंबर ऑफ एंजाइम्स तो 70 पार है। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि लाइसोसोम्स के मैट्रिक्स के पास लगभग कितने पाए जाते हैं बताइए? 4 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। 4 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। कितने ग्रुप के एंजाइम्स प्रेजेंट है बताइए? 4 ग्रुप के एंजाइम्स प्रेजेंट है। एग्जांपल बता दीजिए इस तरह। तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। पहले एंजाइम के ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एज लग गया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास प्रोटीएजेस, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनके पास पाई जाती है। क्लियर? नंबर 3 पे आप लिखेंगे न्यूक्लियेजेस, यानी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स पाई जाती है। क्लियर? और नंबर 4 पे लाइपेजेस, यानी लिपिड्स को तोड़ने वाली एंजाइम्स पाई जाती हैं, लाइपेजेस। क्लियर? और ये जितने भी एंजाइम्स होती हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? एसिडोलेजेस कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। क्लियर? यानी ये जितने भी आपको दिखाई देती हैं एंजाइम्स, तो हमने क्या बोला? these enzymes are active in किस मीडियम में बताइए? एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव होती है। क्लियर? सो कॉल्ड एज, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? एसिडोलेजेस। क्या नाम देते हैं? अभी लिखना नहीं है, वो उतार में लगते हैं। क्लियर? इसलिए इनका क्या नाम है? एसिडोलेजेस। क्लियर? तो फोटो कॉपी करिए, पहले समझ लिया करो, फिर बाद में पढ़ना चाहिए। पता चले एक भी गलती हो गया तो नहीं हो सकता गलती, हो सकता है सॉरी बोलने में समझ नहीं लगेगा। जल्दी करिए, इतना भी है तो विश्वास ना करिए किसी के ऊपर। प्रोटीएज की जगह पे आपके सेट में पेप्टिडेज लिखा है। क्या लिखा है? बात सही है, पेप्टिडेज और प्रोटीएज। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना ही पेप्टिडेज कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अपन देखते हैं कुछ बातें लाइसोसोम्स के बारे में बात होंगी। हमारे पास ये लाइसोसोम्स है, ध्यान से देखिएगा।
ये हमारे पास लाइसोसोम्स है। क्लियर। लाइसोसोम्स के अंदर जो भी हमारे पास मटेरियल अगर अंदर जा रहे हैं, क्लियर, ये मटेरियल जो भी जाएंगे या तो ये मटेरियल सॉलिड होंगे या ये लिक्विड होंगे। अगर सॉलिड होंगे तो क्या बनेंगे, सॉलिड होंगे तो क्या बनेंगे, अगर ये सॉलिड होंगे तो क्या बोलते हैं, फाइब्रोसोम्स। अगर ये लिक्विड हुए तो लिपोसोम्स। क्लियर। ये मटेरियल हमारे पास कहाँ से है बताइए, ये फूड मटेरियल हुआ। क्लियर। जब इस फूड मटेरियल के अंदर यहाँ पर आया और इनके ऊपर कौन अटैक किया बताइए, अब कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमारे पास अटैक कर दिए, इनके ऊपर डाइजेस्टिंग एंजाइम अटैक किए। ठीक है। ये हमारे पास कैसी एंजाइम्स है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अटैक किया। और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के लिए पीएच की जरूरत कितनी है बताइए, 5। क्लियर। अब ये क्या करते हैं डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ये किस में मदद करते हैं बताइए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है। डाइजेशन में मदद करने के बाद यहाँ पर ये वैक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर ये मटेरियल जाएगी, इसी को हम बोलते हैं, ये वैक्यूल है हमारा। वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं हेटेरोफेगोसोम्स बोलते हैं। क्लियर। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद दो तरीके के बनाएंगे। क्लियर। एक यहाँ पर बनेंगे जो कि हम रेजिड्यू बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे। क्लियर। हमारा मेन मकसद ये था कि वैक्यूल और सेकेंडरी लाइसोसोम समझाना और हेटेरोफेगोसोम समझाना। क्लियर। वो चीजें वहां पे लिख नहीं पाए थे, इसको फिर से बना देंगे ना, वहां पे बनाने से बहुत ज्यादा पॉज हो जाता है। क्लियर। इसे थोड़ा अलग से बना देंगे। अगर किसी भी सेल्स के अंदर सेकेंडरी लाइसोसोम दिखे तो समझ जाइए उस सेल्स के अंदर अभी भी चल रहा है क्या, डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। अगर सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे डाइजेशन रुका हुआ है। क्लियर। हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब सुन देखिए, इधर देखिएगा। अगर कई बार हमारे पास लाइसोसोम्स के अंदर ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स अगर बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाइए उस सेल का स्टार्वेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, स्टार्वेशन होने वाला है। अब पैर छूलो। ये बात क्या है, क्लियर। हमने ये कहा कि लिखेंगे पहला पॉइंट, a large number of autophagic lysosomes indicate that क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए, स्टार्वेशन ऑफ, किसका स्टार्वेशन बताइए, सेल्स का। ठीक है, होने वाला है। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समझे।
समझने जाते। अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें, किसकी बात करें, फूड वैक्यूल की बात करें, तो इनके अंदर भी एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। तो इनके पास भी क्या पाया जाता है, एसिडिक मीडियम पाया जाता है। इन फूड वैक्यूल एसिडिक मीडियम इज मेंटेन्ड बाय, ये एसिडिक मीडियम को मेंटेन कौन करता है, मेंटेन बाय पंपिंग ऑफ H+ आयन, ठीक है। यानी वैक्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, कई सारे पंप पाए जाते हैं, ठीक है। और यही पंप क्या करता है, H+ आयन को लेकर के आता है, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होते हैं। क्लियर। जितना ज्यादा H+ आयन की एंट्री होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बताइए, एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, यानी पीएच उतना ही घटेगा। समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट सुनिए, अगर कई बार तो कई सारे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का क्या होता है कि कंसंट्रेशन धीरे 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 अपसेट होने लगता है, ठीक है। यानी लाइसोसोम्स के नंबर घटने लगते हैं। जब लाइसोसोम्स के नंबर घटने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि डाइजेशन पूरी तरीके से अच्छे से नहीं चल पाएगा। और जब हमारे पास डाइजेशन अगर सही से नहीं चल पाता तो वहां पे दो तरीके की बीमारी हो जाती है, ठीक है। बीमारी का नाम है टे सेक नीरूमैन इडियोसी डिजीज, इसको हम ईडीएट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडीएट कहते हैं। यानी कई बार आपके घर वाले कहते हैं इनके दिमाग में गोबर भर गया, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो उनको बता दो नहीं, गोबर नहीं घुसा है, ठीक है। लिपिड का डिपोजिशन होने लगा है। किसका डिपोजिशन, यानी हमारे पास लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लिपिड हमारे नर्व सेल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। क्लियर। और एक बीमारी आ जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है, टे सेक नीरूमैन इडियोसी डिजीज, ठीक है। लिख लेते हैं, लिखेंगे। इन रेजिडुअल बॉडी, इन रेजिडुअल बॉडी, इन रेजिडुअल बॉडी कॉमा अनडाइजेस्टेड फूड, अरे ये रेजिडुअल बॉडी में नहीं पाए जा रहे थे, ठीक है। ये रेजिडुअल बॉडी है, ठीक है। ये रेजिडुअल क्यों बच गए बताइए, क्योंकि इनके पास इनको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। वही तो बता रहे हैं, इन रेजिडुअल बॉडी द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड, अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड, undigested food is stored due to absence of enzymes, due to absence of enzymes in lysosomes and deposition of residual body, deposition of residual body causes a disease, causes a disease, उस डिजीज का नाम लिख लेंगे, टे-सेक एंड न्यूरोमैटिक इडियोसी डिजीज। क्लियर। इडियोसी डिजीज, क्लियर। समझेगा। अब तुम्हारे दिमाग में घूसा नहीं भरा है, क्या भरा हुआ है, डिपोजिशन ऑफ, घर वाले से क्या बताओगे, डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन नर्व्स, ठीक है। अब समझ में आया, डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन नर्व्स, क्लियर। फंक्शन क्या है गोली बॉडी के लाइसोसोम के, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम,
फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। पहला फंक्शन लिखेंगे हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, क्लियर। हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, कुछ तो रिमार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये लिखने जा रहे हैं समटाइम्स lysosomes can do extracellular digestion, क्या शो करने लगता है बताइए? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करने लगता है and digest the collagen protein of body, बॉडी की किस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है बताइए? क्लियर। which causes arthritis, क्लियर। यही क्या कॉज करता है बताइए? आर्थराइटिस कॉज करता है। हो गया, ये तो पहला फंक्शन है, क्लियर। दूसरा फंक्शन लिखेंगे हमारे पास लाइसोसोम्स ऑटोफेजी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ऑटोफेजी नेचर का होता है, ठीक है। ऑटोफेजी का मतलब क्या समझेंगे? ऑटोफेजी का मतलब क्या समझेंगे? ये लीकेज करता है, लीकेज ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स, ठीक है। दैट इज, इसी को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं हम? ऑटोलिसिस, ठीक है। विच कॉजेज सेल सुसाइड, which causes cell suicide, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बेड ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो लिख लेंगे हमारे पास so called as suicidal bed of the cells, ठीक है। सुसाइडल बेड ऑफ द सेल्स क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स, क्लियर। हमेशा नहीं कही जाती है, ठीक है। कब? हम आपको समझा रहे हैं सुसाइडल बैग कब होगी? जब सेल्स को खतरा मंडराएगा तब। क्या बोला? जब सेल्स को खतरा मंडराता है उनके ऊपर, तब उनकी सेल्स क्या करती हैं कि खुद के ऊपर ही क्या कर लेती हैं? लीकेज कर लेती है और सेल्स सुसाइड कर लेता है, क्लियर। हमेशा नहीं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है। कब होता है बताइए? अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, क्लियर। नहीं तो सेल्स तो बचेंगी नहीं, हर बार सुसाइड करेंगी, क्लियर। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द लाइसोसोम्स एंजाइम्स अटैक ऑन इटसेल्फ सेल्स, ठीक है। अपने सेल्स के ऊपर ही अटैक कर लेती है, क्लियर। अच्छा ये कब आएगा सेल्स ऐसा खतरा? जब हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन हम आपको पढ़ाएंगे तब। जब किसी भी सेल साइकिल के दौरान जब एक फेज से दूसरे फेज में अगर कोई भी सेल साइकिल इंटर करता है तो कई सारे प्रोटीन, कई सारे एंजाइम्स चेक होते हैं कि सही तरीके से बने हैं कि नहीं बने। जैसे ग्रोथ फेज में कई सारे मैक्सिमम प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अगर हमारे पास मैक्सिमम प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है तो लाइसोसोम से ही अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है। यानी ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन यही है लाइसोसोम से।
क्लियर? यानी किसी भी तरीके का सेल डिवीजन अगर हो रहा है तो होने का कारण कौन है बताइए? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के जब नंबर कम होते हैं तभी सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है। क्लियर? ये ट्रिगर है निशानी। और जब ग्रोथ फेज से अगर सिंथेसिस फेज में फिर G2 फेज में अगर जाता है तो कई सारे प्रोटीन की चेकअप होती है। उस दौरान अगर कोई भी मैक्सिमम प्रोटीन अगर नहीं बनी हुई है तो सेल साइकिल सेल डिवीजन के दौरान है वहां पर एक आर चेक पॉइंट लगाता है और ये चेक पॉइंट क्या करता है? दो ऑप्शन इनको देता है, कहता है कि या तो G0 फेज में चले जाइए या तो सुसाइड कर लीजिए। ठीक है, दो ऑप्शन देता है। क्लियर? अगर सब कुछ सही रहा तो ये सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे, अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन देंगे कि क्यू मतलब G0 फेज में क्विसेंट फेज में चले जाइए, इनएक्टिव स्टेज में फिर से प्रिपरेशन करिए, फिर से लौट करके आइएगा। क्लियर? और दूसरा क्या कहता है? हाथ जोड़ करके कहता है कि आप सुसाइड कर लीजिए। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सेल्स को कभी भी किसी भी तरीके की खराब वाली मटेरियल नहीं चाहिए। क्लियर? नहीं तो कई सारे क्रोमोसोमल बीमारी हो जाती है। क्लियर? लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑटोफेजी में ऑटोफेजी हो गया है। तीसरा फंक्शन लिखेंगे, लाइसोसोम्स कैन कॉजेज प्रोग्राम सेल डेथ, पूरा प्लानिंग बना करके मौत देता है। ठीक है, ये क्या कॉज कर रहा है बताइए? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, causes program cell death of additional cells during cell division, healing of wounds, घाव भरने के दौरान, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ब्रैकेट में लिख दिया एपोप्टोसिस। क्लियर? इन सब में ये मदद करता है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोटीन होती है, आपको बताया नहीं जाएगा, कैप्सिन होती है। ठीक है, ये भी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान लार्वा कंडीशन से अगर एडल्ट कंडीशन में आता है कोई भी चीज तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान टेल को ये खा जाता है। क्लियर? ये लाइसोसोम से ही होते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन लिख लेते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल डिवीजन के दौरान क्लियर? सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। सेल डिवीजन के दौरान किसका नंबर कम होता है बताइए? लाइसोसोम्स के नंबर कम होंगे। ठीक है, और जब लाइसोसोम्स के नंबर कम हुए तभी हमें एक क्या मिलती है? सिग्नल मिल जाती है कि अब सेल डिवीजन करने की बारी आ गई है। इसलिए इनको ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। हो गया? चलिए एक बात, एक नहीं दो बात नोट डाल करके लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, सुन लेते हैं। होता क्या है कि एक होता है फॉस्फेटेज, एक होता है एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, तो फॉस्फेटेज जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गोल्गी बॉडी में पाई जाती है, बट एसिड फॉस्फेटेज एब्सेंट होती है। क्लियर?
ये पी वैल्यू में पूछा गया है इसलिए लिख देते हैं ना। तो लिखिए फॉस्फेटेज आर मोस्ट एबंडेंट इन गोल्गी बॉडी। क्लियर? नोट डाउन करके लिखिए मेरी मार्क में। फॉस्फेटेज आर मोस्ट एबंडेंट in Golgi body, but acid phosphatase are absent. But acid phosphatase are absent. ठीक है? गोल्गी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं बताइए? फॉस्फेटेज तो पाए जा रहे हैं बट एसिड फॉस्फेटेज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास लाइसोसोम्स के अंदर 4 ग्रुप के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है? इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोल रहे हैं और ये एसिडिक मीडियम में ये फंक्शनल होते हैं। एक्टिव होना या फंक्शनल होना, हमने एक्टिव लिखा है, आपके एनसीईआरटी में फंक्शनल लिखा है। ठीक है? ये फंक्शनल होते हैं कब? एसिडिक मीडियम में जिसका पीएच जो होता है वो 5 के आसपास हो। क्लियर? इस 4 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में टोटल 70 से ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने से ज्यादा? 70 से ज्यादा। तो लिखिए क्या हमारे पास in fact 70 type of enzymes, in fact 70 type of enzymes ठीक है? कितने टाइप के? 70 टाइप ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? याद रखना है। In fact 70 type of enzymes, ठीक है, present in lysosome, present in lysosomes, ठीक है, that is DNA, RNAs, जल्दी करिए, DNAs, RNAs, ATPase, DNAs, RNAs, ATPase, phosphatase, collagenase, कैथोक्सिनेज। छोड़ दे भाई, ठीक है? डरा रही है, पटक रही है, छोड़ दे, ठीक है? डरा मत। क्लियर? डीएनए और आरएनए और एटीपेज, ये एक तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? These are called as acid phosphatase। इसी को क्या बोलते हैं? यानी अगर आपसे कोई पूछे एसिड फॉस्फेटेज क्या है, यही एसिड फॉस्फेटेज है। These are called as acid phosphatase and present only in कहाँ? लाइसोसोम। ठीक है? यानी लाइसोसोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसिड फॉस्फेटेज ही पाई जाएगी। क्लियर? इन दोनों को गोली मारते हैं, फॉस्फेटेज और कोलेजिनेज। ठीक है? हमारा इंटरेस्ट इसमें है कैथोक्सिनेज। ठीक है? अ टाइप ऑफ एनसीईआरटी में पेप्टिडेज लिखा है तो मैं उसका एक एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है? पेप्टिडेज ये एक तरीके का कैसा एंजाइम है? कैथोक्सिनेज बताइए। पेप्टिडेज, ठीक है, which digest the
डाइजेस्ट भी। टेल ऑफ लार्वा, लार्वा के टेल को क्या कर देता है बताइए, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, यानी एडल्ट में एम्ब्रियो से एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या बोला जाता है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये टेल ऑफ लार्वा को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। हो गया, हेडिंग डालते हैं हमारे पास राइबोसोम वैक्यूम, क्लियर। हेडिंग हो गया हमारे पास वैक्यूम।